Hi everyone, welcome back to GK Today. I am Sia and very good morning. 24 अप्रैल के क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं. आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे सयोनी दास मेजर पर्सनालिटी इन न्यूज, गारिया बोरशो बोरोन फेस्टिवल को हम डिस्कस करेंगे, भारत नेट MICT को डिस्कस करेंगे, मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल को हम डिस्कस करेंगे, सहयोग पोर्टल, प्लेस इन न्यूज में नाटुआना आइलैंड एंड रिसेंटली ISSF वर्ल्ड कप कंप्लीट हुआ. इंडिया की मेडल टैली को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ठीक है. एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं ये सब पार्ट है डेली 20 MCQ सीरीज का, जो कि जीके टुडे के एप्लीकेशन पर अवेलेबल है. सो एक सिंगल सेशन में हम यहाँ पे रिवीजन करते हैं, स्टैटिक पार्ट को कवर करते हैं, PYQ करते हैं, प्रेजेंट न्यूज का इन डेप्थ एनालिसिस किया जाता है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन, according to recent study, which country is the second largest emitter of nitrous oxide in the world after China? So recent study के अकॉर्डिंग चीन के बाद दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा एमिटर कौन बन चुका है? यह कंट्री वही है जिसने रिसेंटली चाइना को पॉपुलेशन कैटेगरी में पीछे किया है, लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड कैटेगरी में सेकंड नंबर पर है. चाइना को फर्स्ट नंबर पे रखा हुआ है एंड दैट इज इंडिया. ठीक है. इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट नाइट्रस ऑक्साइड एमिटर आफ्टर चाइना. और इस प्रकार जो N2O का लेवल है वो रेज हो रहा है और लेके जा रहा है हमें ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट की ओर. बेसिकली N2O 300 टाइम मोर इफेक्टिव है यह, अगर हम इसे कंपेयर करें CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से. यहाँ पर तीन मेन गैसेस है जो अपना कंट्रीब्यूशन करती है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट में. कौन कौन सी है? फर्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड इज नाइट्रस ऑक्साइड एंड थर्ड इज मीथेन CH4. तीनों का क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है. ग्रीन हाउस गैस के नाम बता दीजिए कौन कौन सी है. एंड बेसिकली नाइट्रोजन ये एटमॉस्फेयर में आ कहाँ से रही है? नाइट्रोजन साइकिल आप सभी ने अपने स्कूल टाइम पे ऑब्वियसली पढ़ा है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आया होगा नाइट्रोजन साइकिल. नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया यहाँ पर है जो नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं और नाइट्रेट को जो प्लांट है वो ऑब्जॉर्व करते हैं और एक्सेस को वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं. ठीक है. इंडिया एट प्रेजेंट सबसे ज्यादा एग्रीकल्चरल जो प्रैक्टिसेस है उन्हें बूस्ट कर रहा है. एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा है तो नाइट्रोजन की जो गैस है वो भी सबसे ज्यादा ऑब्वियसली होगी. और इस प्रकार हम बच चुके हैं सेकेंड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि नाइट्रोजन गैस का एक फॉर्म है और एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया है यहाँ पर जो नाइट्रोजन को नाइट्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है. एंड दैट्स वाई ये क्वेश्चन अभी न्यूज में रहा. यहाँ पर हम वेरियस जो क्लाइमेट इंडेक्स है उसमें इंडिया की रैंकिंग को रिवाइज करने जा रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स रिसेंटली आया, 2025 एडिशन की हम बात कर रहे हैं. इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या रही है? इंडिया को 10th रैंकिंग मिली है 63 कंट्रीज में से. इसे जर्मन वॉच ने पब्लिश किया था. ठीक है. सेकेंड है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI 2024. इसमें इंडिया की जो रैंकिंग है वो 176 है आउट ऑफ 180 और इसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने पब्लिश किया था. ठीक है. इसी के साथ वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट आई थी जिसमें जो हमारी कैपिटल है मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल काउंट की गई है और इंडिया को थर्ड मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री बताया गया. IQ एयर ने इस इंडेक्स को पब्लिश किया था. काफी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट. ठीक है. इसी के साथ एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स आया जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने पब्लिश करा. इंडिया की रैंकिंग 63 है आउट ऑफ 120. ठीक है. और इसी के साथ एक ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स आया है जिसे जर्मन वॉच ने ही पब्लिश किया था. इंडिया को बताया गया 6th मोस्ट अफेक्टेड ग्लोबली क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स कैटेगरी में. ठीक है. यह थे मेन क्लाइमेट इंडेक्स जिन्हें हमने रिवाइज कर लिया. आगे बढ़ते हैं हम. क्लाइमेट से ही रिलेटेड कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे एंड दैट आर The Baku to Belem roadmap was adopted during which international climate conference? Baku to Belem roadmap इसे बेसिकली COP29 में इनिशिएट किया गया था. COP30 भी होने वाला है 2025 में ही होगा और कौन होस्ट करेगा? ब्राजील होस्ट करेगा COP30 को. ठीक है. बेसिकली बाकू टू बेलम रोड मैप, इसमें रिसेंटली इंडिया ने जो ब्रिक्स नेशन है उनसे कहा था कि प्लीज आप लोग अपना जो सपोर्ट है टूवर्ड्स द डेवलपिंग कंट्रीज उसे बूस्ट कीजिए, जैसा कि आप सभी ने एग्रीमेंट साइन करा है बाकू टू बेलम रोड मैप के लिए. ठीक है. एंड
वेयर वॉज फर्स्ट एवर हिमालयन हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट सेंटर लॉन्च? इसे उधमपुर जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया। एक रिपोर्ट रिलीज की गई, दैट इज हाउ डज क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन अक्रॉस एग्रीकोलॉजिकल जोन, और इससे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने रिसेंटली पब्लिश किया था। इस रिपोर्ट में ऐसा बताया गया कि इन फ्यूचर इंडिया में डिजास्टर आता है, सो उसमें जो डेथ के केसेस है वो वुमेन्स के अमोंग ज्यादा होंगे अगर हम कंपेयर करें मेन से, ठीक है। इस रिपोर्ट में ऐसा बताया गया था। द स्टेट ऑफ क्लाइमेट 2024 रिपोर्ट, इसे किसने पब्लिश करी है? वर्ल्ड WMO ने, द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया, ठीक है। IPCC को हम डिस्कस करें, बेसिकली जॉइंट जो ऑर्गेनाइजेशन है UNEP एंड WMO के बिटवीन है ये, द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। एंड इसी के साथ इंडिया का पहला लोकल बॉडी कौन बना है जिन्होंने क्लाइमेट चैप्टर को अपने बजट में इंक्लूड करा है? इंडियन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का नाम आपसे पूछा जा रहा है, एंड दैट इज अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। सो इंडिया में पहली लोकल बॉडी है जिन्होंने क्लाइमेट चैप्टर इंक्लूड कर लिया अपने बजट में। वेस्ट रिसाइकलिंग क्लाइमेट चेंज, ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई? और बेसिकली रिसाइकलिंग एंड एनवायरमेंट इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था वेस्ट रिसाइकलिंग एंड क्लाइमेट चेंज 2025 कॉन्फ्रेंस, राइट। चलिए आगे बढ़ते, द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट इज खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ऑपरेट्स अंडर विच मिनिस्ट्री? सो रिसेंटली एक इंडस्ट्रियल सेक्टर न्यूज में रहा, दैट इज खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल सेक्टर किस मिनिस्ट्री के अंडर ऑपरेट होता है? यह मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंडर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। कौन है कैबिनेट मिनिस्टर इसके लिए? दैट इज जितेन राम मांझी, ही इज द करंट कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ MSME। एंड रिसेंटली बताया गया कि जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल सेक्टर है उनका जो टर्न ओवर है वो 1.7 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच चुका है। एक स्टैचुटरी बॉडी है यह, जो कि बेसिकली खादी को सपोर्ट करती है और रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करना एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज में जो एम्प्लॉयमेंट रेट है उसे बूस्ट करना, ये मेन पर्पज है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल सेक्टर का, ठीक है। कब इसे पास किया गया था? MSME ने करवाया था खादी सेक्टर में, और इसके लिए एक्ट था वो 1956 में लागू किया गया था। सो दैट्स वाई ये क्वेश्चन अभी न्यूज में रहा। टर्न ओवर किया है 1.7 लाख करोड़ रुपीस का रिसेंटली। चलिए आगे बढ़ते, द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे हम कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स को रिवाइज करेंगे आज। बेसिकली स्किल लोन स्कीम, इसका मेन पर्पस क्या है? जिसे बजट में अभी मेंशन किया गया है, तो इसका मेन पर्पस है इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट प्रोवाइड करना है स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज के लिए। CM साथ स्कीम, इसे किसने लॉन्च करा है? बेसिकली त्रिपुरा ने लॉन्च करा है। फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना है डिजर्विंग स्टूडेंट्स को। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ अ स्कीम दैट रिसेंटली एक्सीडेड इट्स टारगेट ऑफ ट्रेनिंग 6 CR रूरल इंडिविजुअल्स इन डिजिटल लिटरेसी? सो 6 करोड़ लोगों को डिजिटल लिटरेसी प्रोवाइड करना था और अपने इस टारगेट को ही एक्सीड कर दिया है इस स्कीम ने, दैट इज प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। PM अभीम स्कीम का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? एंड दैट इज जो हेल्थ सर्विसेज है, पब्लिक हेल्थ एक्शन है, उन्हें स्ट्रेंथन करना और इंटीग्रेट करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। PM वानी स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? एंड दैट इज जो अफोर्डेबल एंड हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो प्रोवाइड कराना है रूरल एंड रिमोट एरियाज, ठीक है। नंदनी सहकार स्कीम, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? विमेंस में जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है उसे इम्प्रूव करना है। एंड उजाला स्कीम, इसे किसने लॉन्च करा है? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने इसे लॉन्च किया था। The next is Mumbai International Cruise Terminal has been developed as a part of which mission? So किस मिशन के तहत जो MICT है इसे डेवलप किया जा रहा है? So that mission is क्रूज भारत मिशन। इसे कब इनिशिएट किया गया? 2024 में इनिशिएट किया गया। और क्रूज भारत मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कि इंडिया को बनाना है ग्लोबल क्रूज जो शिप हब है वह बनाना है, और इसके लिए हमारे पास टारगेट भी है 2029 तक जो क्रूज टर्मिनल है लार्जेस्ट होना चाहिए इंडिया का ग्लोबल लेवल पर, और इसके लिए क्रूज भारत मिशन को स्टार्ट किया गया 2024 में, जिसके तहत जो MICT है उसे डेवलप किया जा रहा है सो दैट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे एनहांस किया जा सके और ग्लोबल क्रूज टूरिज्म हब को प्रमोट किया जा सके, ठीक है। एंड इसी के साथ क्रूज भारत मिशन से रिलेटेड 2-3 फैक्ट्स आपको ध्यान रखने।
फर्स्ट इज कि जो हमारा गोल है 2029 तक एक्चुअली हमें अचीव क्या करना है कि जो हमारा क्रूज पैसेंजर ट्रैफिक है वो डबल हो जाना चाहिए। ये हमारा टारगेट है क्रूज भारत मिशन के तहत, ठीक है। सेकेंड इज कि बाय हाउ मच इज द क्रूज भारत मिशन एमिंग टू इंक्रीज क्रूज शिप कॉल्स बाय 2030। सो क्रूज शिप कॉल यानी स्टॉप और विजिट, यानी यात्रा के दौरान जो शिप है कहाँ पे रुक रही है और जितना विजिट टाइम उसके लिए एक्सटेंड किया जा रहा है, दैट इज क्रूज शिप कॉल। और ये 2030 तक हो जाना चाहिए 500 तक। एट प्रेजेंट 254 है और हमारा टारगेट है 2030 तक 500 का, ठीक है। जो क्रूज भारत मिशन है इसके लिए कितने फेज एग्जिस्ट करते हैं? सो 2024 में इनिशिएट हुआ, 2029 तक एंड हो जाएगा और 3 फेज में क्रूज भारत मिशन को डेवलप किया जा रहा है, जिसके तहत MICT का जो डेवलपमेंट है वो देखा जा रहा है। दैट्स वाई ये क्वेश्चन न्यूज में रहा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। सो टूरिज्म से रिलेटेड कुछ फर्दर क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे एंड देट आर विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे एनुअली एंड दैट डे इज 17th of Feb। वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म फेस्टिवल इसे किसने ऑर्गेनाइज कराया? न्यू दिल्ली ने। नेशनल टूरिज्म डे यह 25 जैन को सेलिब्रेट होता है और इनिशिएटिव का नाम आपसे पूछा जा रहा है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा सो दैट बैटलफील्ड टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके एंड दैट इज भारत रणभूमि दर्शन। इसका ऑब्जेक्ट जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है उसे ध्यान रखिए। टूरिज्म टैक्स इसे किसने इंट्रोड्यूस करा? रशिया ने। एंड विच कंट्री इज रिसेंटली होस्टेड चितवान एलिफेंट फेस्टिवल टू प्रमोट टूरिज्म? इसे नेपाल ने रिसेंटली होस्ट करा है। एंड द उत्तराखंड गवर्नमेंट इज लॉन्च इट्स फर्स्ट वाइन टूरिज्म इनिशिएटिव। किस सिटी में इसे लॉन्च किया गया? कोटद्वार में इसे लॉन्च किया गया। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया है बेसिकली, ठीक है। चलिए द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज द Kinshasa city, which was seen in news due to flood, is the capital of which country? सो मेजर कैपिटल अभी न्यूज में रही, दैट इज किनशासा। और कहाँ पर यह है लोकेटेड है? बेसिकली जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है उसकी कैपिटल है दी किनशासा। और अप्रैल 2025 में यहाँ पर मेजर जो फ्लडिंग है उसके केस देखने को मिले जस्ट बिकॉज पुअर अर्बन प्लानिंग है इस जगह की। हैवी रेनफॉल यहाँ पर देखने को मिला और उसके कारण यहाँ पर डैमेज हो गया है और दैट्स वाई जो कैपिटल है अफ्रीका के सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री की ये न्यूज में रही। इस फ्लड के कारण बाढ़ के कारण लगभग 70 डेथ रिकॉर्ड हुई है, 150 इंजर्ड हुए एंड लगभग 21K पीपल्स को डिस्प्लेस होना पड़ा। एंड दैट्स वाई जो रिसेंटली एक ग्रुप न्यूज में रहा था जो कि DRC से एसोसिएटेड, दैट इज M23 रिबेल ग्रुप। सो इनकी जो भी एक्टिविटी हुई है इस पर्टिकुलर कंट्री में उस एक्टिविटी का भी कंट्रीब्यूशन है किनशासा सिटी के इस डैमेज के लिए, ठीक है। एंड दैट्स वाई ये जो सिटी है दैट इज किनशासा अभी न्यूज में रहा। और इसी के साथ 2 फैक्ट्स ध्यान रख लीजिएगा। अफ्रीका सबसे जो लार्जेस्ट कंट्री है अफ्रीका की वो कौन सी? अल्जीरिया। अल्जीरिया ये फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री है सब सहारा अफ्रीका की। और सेकेंड लार्जेस्ट कौन सी है? दैट इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये सेकेंड लार्जेस्ट है आफ्टर अल्जीरिया सब सहारा अफ्रीका रीजन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट इज व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द मेडल टैली एट द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप लीमा 2025। सो इंडिया को कितने मेडल मिले हैं इस वर्ल्ड कप में जो 1 अप्रैल से 10th अप्रैल तक कंडक्ट कराए गए थे। और इंडिया की जो रैंकिंग है वो 3rd रही। सो US एंड चाइना के बाद हम 3rd पर स्टैंड करते हैं। हमें टोटल 7 मेडल यहाँ पर मिले। बेसिकली शूटिंग इवेंट था यह ISSF वर्ल्ड कप जो कि लीमा में कंप्लीट हुआ। 2 गोल्ड मेडल आए, 4 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल। रिसेंटली ISSF वर्ल्ड कप 2025 जो लीमा में कंप्लीट हुआ है, पेरू लीमा में। और एग्जैक्टली इसके जो इवेंट है डिफरेंट लोकेशन में हुए। फर्स्ट इवेंट 2 फेज में इसे इंक्लूड किया गया था बेसिकली, जो कि कैपिटल सिटी पेरू में तो 13 अप्रैल से 22 अप्रैल तक चले थे और इससे पहले जो फर्स्ट इवेंट थे वो अर्जेंटीना में चले थे 1 to 10th अप्रैल तक। सो ओवरऑल आपको यहाँ पर मेडल टैली जो काउंट है वो ध्यान रखना है। 2 गोल्ड, 4 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल हमें मिले हैं, ठीक है। इसी के साथ ISSF वर्ल्ड कप जो फर्स्ट एडिशन तक कहाँ पे हुआ था? फिनलैंड में हुआ था 1986 में, ठीक है।
और ऐसा कौन सा गेम है जो ISSF वर्ल्ड कप का पार्ट नहीं है, दैट इज आर्चरी। आर्चरी ये ISSF वर्ल्ड कप का पार्ट नहीं है। बेसिकली इस गेम को यहाँ पर हम डिस्कस करें जो कि ISSF का पार्ट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, सयोनी दास रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट एशियन वुमेन टू स्विम अक्रॉस विच फेमस स्ट्रेट। सो मेजर पर्सनैलिटी इन न्यूज दैट इज सयोनी दास, और ये फर्स्ट एशियन विमेन बन चुकी है जिन्होंने रिसेंटली क्रॉस करा है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को। स्विमर है बंगाल से और फर्स्ट एशियन विमेन यह बनी है जिन्होंने स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को क्रॉस कर लिया है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर एक काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन है, अफ्रीका को यूरोप से कनेक्ट करती है। अफ्रीका एंड यूरोप में बेसिकली जो डुंकी रूट हम बोल सकते हैं वो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, इसके थ्रू काफ़ी जो इलीगल इमिग्रेशन है वो देखने को मिलता है। और एग्जैक्टली मेडिटेरियन सी को अटलांटिक सी से कनेक्ट करता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, और यूरोप को अफ्रीका से सेपरेट करता है। आप देख पा रहे दैट इज यूरोप और नीचे है अफ्रीका। सो एग्जैक्टली स्पेन को मोरक्को से सेपरेट करने वाला जो स्ट्रेट है दैट इज जिब्राल्टर। 58 किलोमीटर लेंथ है और जो 13 किलोमीटर है नैरोएस्ट पॉइंट है इसका, और ये बेसिकली पिलर्स ऑफ हेराकल्स को फीचर करते हैं। पिलर्स ऑफ हेराकल्स बेसिकली 2 पॉइंट है, यूरोप कॉन्टिनेंट का और अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, द रॉक ऑफ जिब्राल्टर एंड माउंट हैको, ये दोनों पॉइंट है। और इसके थ्रू जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है वो आपस में डिवाइडेड है, एंड दैट्स वाई जो रिकॉर्ड बना है सयोनी दास के द्वारा, ये क्वेश्चन अभी न्यूज में रहा। चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट स्लाइड। विच स्टेट रिसेंटली सेलिब्रेटेड द गारियन बोशो बोरोन फेस्टिवल, और इसे रिसेंटली त्रिपुरा ने सेलिब्रेट करा है। त्रिपुरा के एट प्रेजेंट CM कौन है, दैट इज मानिक शाह। उन्होंने इस फेस्टिवल को इनोग्रेट करा, कहाँ पर, अगरतला में, दैट इज कैपिटल ऑफ त्रिपुरा। और स्टेट का जो कल्चरल हेरिटेज है उसे सेलिब्रेट करने के लिए इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कल्चरल अफेयर्स ने इसे ऑर्गेनाइज किया, और बेसिकली जो कोकबुरुक स्पीकिंग त्रिपुरी कम्युनिटी है फीचर करते हैं इस फेस्टिवल को। और इसमें जो मेन रिचुअल्स जस्ट लाइक गरिया पूजा रिचुअल फॉर प्रॉस्पेरिटी, डांस, म्यूजिक, इन सबको शो किया गया। इस इवेंट की जो मेन हाईलाइट रही। ओवरऑल ये जो फेस्टिवल है ये कहाँ से एसोसिएटेड है, त्रिपुरा से एसोसिएटेड है, राइट। चलिए आगे बढ़ते। मेजर फेस्टिवल इन न्यूज को हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं, जो कि हाल फिलहाल लास्ट सेशन में हमने देखे थे, उन्हीं को हम रिवाइज करने जा रहे हैं। एंड दैट आर कि एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल इको टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए किसने बनाया, लद्दाख ने। नेशनल ट्राइबल यूथ फेस्टिवल बाय मिजोरम एंड बस्तर पंडुम फेस्टिवल, इसे सेलिब्रेट करा है रिसेंटली छत्तीसगढ़ ने। भरानी फेस्टिवल बाय केरला एंड नेपाल लिटरेचर कल्चरल फेस्टिवल, इंडिया नेपाल 3 डे का फेस्टिवल था। द नेक्स्ट है चिराउबा फेस्टिवल इज मेनली चिराउबा फेस्टिवल, ये किसी स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। और एक मेजर फेस्टिवल देखने को मिला दैट इज टैक कृति 2025, इसे कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया, IIT कानपुर में ऑर्गेनाइज किया गया। एशिया का लार्जेस्ट टेक्निकल फेस्ट था यह बेसिकली टैक कृति 2025। Next is which application received the Prime Minister's Award for Excellence in Public Administration 2025 under the Innovation category. So Center Oriented Award इनोवेशन कैटेगरी में किसे दिया गया है, अवार्ड का नाम क्या है, PM अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और ये जो अवार्ड है रिसेंटली दिया गया है पोषण ट्रैकर को। सो पोषण ट्रैकर ऐप किस मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है, फर्स्ट ऑफ ऑल मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है इन्होंने डेवलप करा है दी पोषण ट्रैकर ऐप। और रिसेंटली 17th सिविल सर्विसेज डे के दौरान जो PM अवार्ड है इन्हें दिया गया दी पोषण ट्रैकर ऐप, और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा इस अवार्ड को एक्सेप्ट किया गया रिसेंटली, ठीक है। सो अन्नपूर्णा देवी, शी इज द करंट कैबिनेट मिनिस्टर फॉर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। और बेसिकली पोषण ट्रैकर ऐप की हेल्प से इन्होंने काफी सारे मिशन को लेड करा, जस्ट लाइक मिशन सक्षम, आंगनवाड़ी, पोषण 2.0। इन सब का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहा, जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसे प्रमोट करना। और इस ऐप के इस पॉजिटिव इम्पैक्ट के लिए इस अवार्ड से रिकॉग्नाइज किया गया मिनिस्ट्री को, एंड दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन अभी न्यूज में रहा, ठीक है। एंड एग्जैक्टली कब इस ऐप को लॉन्च किया था, 2021 में लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड
डेवलपमेंट है, जो कि एक रियल टाइम डेटा ट्रैकिंग ऐप है न्यूट्रिशियस वैल्यू के लिए, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ भारत नेट प्रोजेक्ट? सो भारत नेट प्रोजेक्ट न्यूज में रहा और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा रहा है क्या है, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी, टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हाई स्पीड इंटरनेट टू एवरी ग्राम पंचायत। सो जिस प्रकार वानी स्कीम एग्जिस्ट करती है उसी के तहत भारत नेट प्रोजेक्ट है कि हर एक ग्राम पंचायत में हाई स्पीड इंटरनेट को अफोर्डेबल रेट में प्रोवाइड कराना। भारत नेट प्रोजेक्ट को 2011 में लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और बेसिकली एवरी ग्राम पंचायत में हाई स्पीड इंटरनेट को पहुंचाना यह इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। और मार्च 2025 तक लगभग 2.18 लाख जो जीपीज है उन्हें ऑलरेडी अप्लाई किया जा चुका है इस इनिशिएटिव के तहत, सो दैट जो रूरल ब्रॉडबैंड प्रोजेक्ट है उसे एनहांस किया जा सके वर्ल्ड लेवल पर। इंडिया को डिजिटल बनाना इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहा, दैट इज भारत नेट प्रोजेक्ट। ठीक है, कब इसे रिलीज किया गया था? 2011 में। किसने, कौन सी मिनिस्ट्री इसे ओवरसी करती है? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है भारत नेट का? हाई स्पीड इंटरनेट को ग्राम पंचायत तक पहुंचाना है। और कुछ इसी प्रकार की एक स्कीम ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, दैट इज पीएम वानी स्कीम। ठीक है, इसके बारे में जो मेन पॉइंट है ये आप मुझे मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। लाइक हमने काफी बार डिस्कस करा है पीएम वानी स्कीम को, राइट। सो इस सेशन को आज हम यहाँ पर ही एंड कर रहे हैं। एंड आज के जो क्विज के क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट से एसोसिएटेड है, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे मेंशन करने हैं। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।